सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन। जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है स्कूल में, उसका क्या महत्व है, वह किस लिए होती है। इसके अलावा स्कूल में मातृ शिक्षक संघ भी होता है जिसे हम मदर टीचर एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो मदर टीचर एसोसिएशन किस लिए स्कूल में बनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या कार्य हैं। इसके अलावा हम स्कूल में एक और प्रेरक दल होता है जिसे हम कहते हैं महिला प्रेरक दल यानी कि वुमेन मोटिवेशनल टीम। यह टीम क्या करती है, इसके क्या क्या कार्य है और इसका क्या महत्व है, इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों, तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम शिक्षा समिति यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी। तो VEC जो आपने पढ़ा था, विलेज एजुकेशन कमेटी, वो आप लोगों ने समझ लिया था। और विद्यालय प्रबंधन समिति भी आपने पढ़ा था, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ाने की वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गई थी कुछ प्रशिक्षुओं को। तो आज की इस वीडियो में हम विद्यालय प्रबंधन समिति को फिर से पढ़ने वाले हैं और फिर इसके बाद अभिभावक शिक्षक संघ पढ़ेंगे हम, फिर मातृ शिक्षक संघ और फिर महिला प्रेरक दल। ये वीडियो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी मैंने बताया है आप लोगों को कि ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और ग्राम शिक्षा समिति जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बार भी आना ही है। तो आप लोग प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और गंभीरता से लेते हुए पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, किस लिए बनाई गई है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, हम सभी को इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है स्कूल के प्रबंधन में। और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, सब लोग मिलकर के यह डिसाइड करते हैं कि स्कूल को जो भी ग्रांट मिला है, हर साल ग्रांट आता है स्कूल में, जो भी टूटे फूटे फर्श हैं उनके मरम्मत के लिए, स्कूल में जो भी चीजें जिनकी भी कमी है फर्नीचर की, उनकी व्यवस्था के लिए। तो इन सभी चीजों की व्यवस्था, इन पैसों को खर्च कैसे किया जाए, इन सभी पर डिस्कशन होता है विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में। तो चलिए देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किए जाने की बात कही गई है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, यह जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। यानी कि एक बार बनाने के बाद अगर आपने 2018 में बना दिया है तो 2020 तक वो समिति चलेगी, फिर उसके बाद आपको नई समिति बनानी पड़ेगी। तो 2 साल के लिए यह समिति बनाई जाती है। और आप देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 15 सदस्य। अब देखिए, 15 सदस्यों में से 11 होते हैं अभिभावक। 11 जो होते हैं, यहाँ पर आप देखिए 15 में से 11 हो गए अभिभावक, बचे 4। कितने बचे? 4 बचे। और आप देखिए इन चारों में अब कौन कौन आते हैं। इन चारों में आएंगे प्रधानाध्यापक, मिडवाइफ यानी कि ANM, लेखपाल और प्रधान द्वारा नामित एक सदस्य। प्रधान द्वारा नामित एक सदस्य। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 11 हो गए अभिभावक और 4 हो गए ये नामित सदस्य। और इन्हीं 11 अभिभावकों में से एक अभिभावक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस तरीके से अध्यक्ष कौन हो गया? बच्चों के अभिभावकों में से ही कोई अध्यक्ष होगा। और सचिव कौन होगा? उस स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। तो अक्सर एग्जाम में पूछेगा क्या विद्यालय प्रबंध समिति में, विद्यालय प्रबंधन समिति जो बनती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो बच्चों के माता पिता या बच्चों के अभिभावक हैं, उन्हीं में से कोई अभिभावक बनाया जाता है। और सचिव कौन होता है? चूंकि विद्यालय में यह प्रबंध समिति बनती है तो सचिव इसीलिए प्रधानाध्यापक को बना दिया जाता है। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखना है कि अध्यक्ष अभिभावकों में से ही कोई होता है और सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होते हैं। और टोटल कितने सदस्य होते हैं प्रबंधन समिति में? 15 होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन थी आप लोगों को। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अब आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो गई होगी
कि यहाँ पर आप देखिए 11 हो गए अभिभावक और 4 हो गए नामित सदस्य, जिसमें प्रधानाध्यापक, मिडवाइफ, लेखपाल और प्रधान द्वारा नामित एक सदस्य होता है। और इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर पूरी चीजें समझ ली। और कल जो हमने पढ़ा था ग्राम शिक्षा समिति, उसमें अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। और सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक या विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो विद्यालय के आसपास की बस्ती के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं विद्यालय में उनका नाम दर्ज हो, और इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना है इस समिति को कि जितने भी बच्चे हैं गांव में जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के हैं, उनकी ग्राम सभा में क्या सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो स्कूल जाने से वंचित हैं, या क्या कारण है कि उनके माता-पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं? क्या उनके घरों में ज़्यादा काम है, या वे खेतों में चले जाते हैं काम करने, या मजदूरी करते हैं, या फिर किसी दुकान पर काम करते हैं? तो ऐसे बच्चों को किसी भी तरीके से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी के लिए यह प्रबंधन समिति बनाई गई है। इसीलिए अभिभावकों को इसमें शामिल किया गया है कि जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूल में आते हैं और जिनके नहीं आते हैं, वे जाकर के उनको जागरूक करें कि वे भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। इसके बाद देखिए विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना। विद्यालय में कौन-कौन सी आवश्यकता है? जैसे कि भी बहुत सारे स्कूल हैं आप देखोगे प्राइमरी के, जिनमें बेंच नहीं होती है, बच्चों को बैठने के लिए सही से बेंच नहीं होती है, और जो ब्लैक बोर्ड होता है उसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी होती है। तो जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? एक क्लास कब बनता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। जिन भी प्रशिक्षु ने पिछली क्लासेस देखी है, या फिर ये कहें कि जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही हमारे नोट्स बनाए हैं, उन्हें पता होगा। एक ब्लैक बोर्ड योजना मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। उसमें मैंने बताया था कि एक कमरा क्लासरूम तभी बनता है जब उसमें एक ब्लैक बोर्ड आता है। अगर क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं है तो वो केवल कमरा लगेगा, और जैसे ही उसमें हमने एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया, वह क्या हो गया? वह क्लासरूम हो गया। तो इस तरीके से जो ब्लैक बोर्ड होता है उसकी हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर सारा काम स्कूल के टीचर जो होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर ही करते हैं। और स्कूल में बच्चों के लिए जहां तक हो सके फर्नीचर की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से राइटिंग बिठा करके लिख पाएं, क्योंकि जब बेंच होती है तो बच्चे सही से लिख पाते हैं, और जब वो फर्श पर बैठ करके लिखते हैं तो वो सही से राइटिंग नहीं बैठ पाती उनकी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों देखिए समस्त आय व्यय का वार्षिक लेखा रखना तथा उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना। ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, इसमें 11 अभिभावक होते हैं और 4 नामित सदस्य, जिसमें आपको पता है प्रधानाध्यापक होते हैं, एएनएम यानी कि मिडवाइफ होती हैं, लेखपाल होते हैं, और प्रधान के द्वारा एक नामित सदस्य होता है। तो ये जो 4 सदस्य होते हैं और ये जो 11 अभिभावक होते हैं, ये 15 लोग मिल करके जो पूरे साल भर में स्कूल का खर्चा होता है उसको सार्वजनिक करते हैं, यानी कि कोई भी देख सकता है कि स्कूल में कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है किस काम के लिए। ठीक है, शौचालय की मरम्मत के लिए, या मल्टीपल हैंड वॉश बनवाने के लिए, स्कूल में रनिंग वाटर लगवाने के लिए, बाउंड्री लगवाने के लिए, जहां पर जो भी पैसे खर्च हुए हैं उन सभी का लेखा जोखा इस विद्यालय प्रबंधन समिति के पास होता है। इसीलिए यह समिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप जब प्राइमरी स्कूल में जाओगे तो आप भी देखोगे ये जो प्रबंधन समिति होती है यह बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसका रेगुलर इसकी बैठकें होती हैं स्कूल में, और सबसे ज्यादा आप देखोगे कि इसमें सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु योजनाएं बनाना। शिक्षा का जो स्तर है उसको कैसे अच्छा किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वह आसानी से जो भी तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं उनको आसानी से समझें, इस पर भी विशेष ध्यान देती है यह समिति। इसके बाद देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे जो सही से देख नहीं पाते हैं, सही से सुन नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों की पहचान करना, उनका इलाज करवाना, उनको डॉक्टर को दिखाना, ये सब भी इस समिति का कार्य है। अच्छे कार्यों के लिए शिक्षक बच्चों तथा सदस्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रोत्साहित करने का तरीका यही होता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है खेल में, पढ़ाई में, तो उसे हम पुरस्कार देकर के पुरस्कृत करते हैं। ऐसे ही जो इसमें 11 सदस्य होते हैं, 11 अभिभावक, अगर कोई अभिभावक बहुत ही अच्छे से इस समिति में पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलर बैठक में आते हैं, और वह जो समस्याएं होती हैं उनका भी निराकरण करने की सही से विधि बताते हैं, तो ऐसे अभिभावकों को भी जरूर सम्मानित करना चाहिए, प्रधानाध्यापक को। इसके बाद देखिए अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा।
यह भी यह समिति डिसाइड करती है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में, यानी कि ऐसे काम जो पढ़ाने से इतर है। जैसे जो शिक्षक है उसका काम क्या होता है, आपको अच्छे से पता है एक शिक्षक का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन आज के समय में एक शिक्षक को चुनाव ड्यूटी में भेज दिया जाता है, एक शिक्षक को जनगणना ड्यूटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा केवल चुनाव ड्यूटी नहीं बल्कि मतगणना ड्यूटी में भी लगाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं जिसमें टीचर्स को लगा दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, वह टीचर को नहीं पाते हैं, तो इससे पढ़ाई बाधित होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं इनमें शिक्षकों को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक का काम पढ़ाना है, ना कि इस तरीके की ड्यूटीज करना है। तो यहाँ पर इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ही ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षकों की। हाई कोर्ट ने तो कई बार कहा है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए, उनका काम सिर्फ स्कूल में पढ़ाना है, ना कि गैर शैक्षणिक कार्यों को करना। लेकिन जहां पर सरकार ड्यूटी लगा देगी, टीचर्स की मजबूरी है कि वहां जाकर के उनको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद कोई भी विद्यालय जाति, लिंग, निःशक्तता आदि के कारण किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित ना करे। इसका भी मॉनिटरिंग कौन करेगा, एसएमसी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर जाति को लेकर के, लिंग को लेकर के, लड़की लड़का इस तरीके से भेदभाव किया जाता है। तो ये जो एसएमसी यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसका कार्य है कि वह सभी को ध्यान से देखे। यानी कि जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, जो बच्चे आ रहे हैं कहीं उनके साथ तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, या वे जिन बच्चों को एडमिशन के लिए लेकर के जा रहे हैं वो सिर्फ जाति और लिंग की वजह से फिर स्कूल में जाना नहीं चाह रहे हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत और जो अनुच्छेद 21A है उसके अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ही है, और यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने विद्यालय प्रबंधन समिति पढ़ ली। विद्यालय प्रबंधन समिति में टोटल होते हैं 15 सदस्य, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और याद रखिएगा, इन 15 सदस्यों में 50% महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने कल देखा था ग्राम शिक्षा समिति में आपने देखा था कि 3 अभिभावक होते हैं, 3 अभिभावकों में 1 महिला का होना अनिवार्य है। वैसे ही इन 15 सदस्यों में 50% महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अभिभावक शिक्षक संघ, यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। इस संघ का प्रमुख कार्य शिक्षकों और अभिभावकों को परस्पर मेल कराते हुए विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना है। इस संघ का पूरा लाभ तभी मिल पाता है जब शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे का सहयोग करें। अभिभावक और शिक्षक की एक छोटी सी समिति स्कूल द्वारा ग्राम शिक्षा समिति ग्राम पंचायत की खुली बैठक में बनाई जाती है। यानी कि जो ग्राम शिक्षा समिति है उसके माध्यम से या ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से ये जो अभिभावक शिक्षक संघ है इसको बनाया जाता है, और इसके अध्यक्ष विद्यालय में ही पढ़ने वाले किसी बच्चे के अभिभावक होते हैं, और सचिव कौन होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं। तो देखिए जो अभिभावक शिक्षक संघ होता है स्कूल में, आप इसको भूल जाइए, आप बस ये सोचिए कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपके स्कूल में भी अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग किस लिए होती थी, हर महीने में एक दिन निश्चित रूप से आपके पेरेंट्स को स्कूल में आना होता था। क्यों आना होता था, क्योंकि उसमें आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि आप लोग देखिए आपका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है स्कूल में या कहाँ खराब कर रहा है, किस विषय में अच्छा जा रहा है, किस विषय में उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, किस विषय पर वह ध्यान नहीं दे रहा है। और फिर जब शिक्षक इस बारे में बताते हैं पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स भी और ध्यान देते हैं उस बच्चे के उस विषय के ऊपर, और वे खुद भी उस बच्चे को उस विषय को पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा उस विषय में भी अच्छा हो जाए। दोस्तों यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि शिक्षकों और अभिभावकों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी टीचर ने किसी बच्चे को डांट दिया, पिटाई कर दी, तो दूसरे दिन जो पेरेंट्स है वो बच्चे को लेकर के स्कूल में आते हैं अपने, और वो टीचर से
बहस कर लेते हैं, आपने हमारे बच्चे की पिटाई क्यों की, आपने हमारे बच्चे को ऐसे क्यों कहा, आपने हमारे बच्चे को वैसे क्यों कहा। तो इस तरीके से कहीं न कहीं बहस कर लेते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर से। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप लोग को भी पता है, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनने जा रहे हो, आप लोग उसी की ट्रेनिंग ले रहे हो। तो आप लोगों को भी पता है कि एक टीचर बिना किसी गलती के ना तो किसी बच्चे को डाँटेगा, ना तो उसकी पिटाई करेगा। चूँकि पिटाई करना तो अब बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। आपको पता है कि बच्चों की पिटाई बिल्कुल नहीं कर सकते स्कूल में, हम उनको थोड़ी बहुत डाँट लगा सकते हैं, इसके अलावा और पिटाई तो बिल्कुल अब कर ही नहीं सकते हैं, चूँकि यह उनको अधिकार प्राप्त हो चुका है। संविधान से हमारे, तो बिल्कुल भी बच्चों की पिटाई हो ही नहीं सकती। तो अगर शिक्षक के सामने अभिभावक पहुंच जाएंगे इस तरीके की शिकायत लेकर के, तो आप सोचिए, एक शिक्षक हमेशा सोचता है कि जो उसका स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। एक शिक्षक कभी भी अपने छात्र का, अपने विद्यार्थी का अहित नहीं चाहेगा। लेकिन अब इस तरीके से कोई पेरेंट स्कूल में पहुंच करके इस तरीके से अगर कहने लगे कि आपने हमारे बच्चे को क्यों ऐसे कहा, वैसे कहा, तो इससे क्या होता है, इससे जो शिक्षक और अभिभावक का रिश्ता होता है, या एक शिक्षक और अभिभावक का संबंध होता है, वो क्या होता है, खराब होता है। अब इसका असर बच्चे पर पड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभिभावक संघ को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो पेरेंट्स हैं वो टीचर से मिले, और जो उनके बच्चों की कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनके बारे में पेरेंट जाने। और जब इस तरीके से वो जानेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो पढ़ाई है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जब पेरेंट खुद बताएंगे कि बच्चा घर पे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, बच्चा कौन से विषय पर अधिक ध्यान देता है, कौन सा विषय उसको पसंद नहीं है, क्यों वो उस पर ध्यान नहीं देता है। तो जब ये सब बातें आकर के टीचर से बताएंगे, या फिर हो सकता है बच्चे को अगर कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने का मेथड दूसरा हो। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। अगर शिक्षक और अभिभावक का जो संबंध है वो अच्छा रहेगा, तो कहीं न कहीं इससे बच्चे की प्रगति में बहुत-बहुत अधिक ध्यान देने में मदद मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने अभिभावक शिक्षक संघ के विषय में पूरा देख लिया। अब इसके कार्य क्या होते हैं? देखिए, निर्धन छात्रों को सहायता प्रदान करना, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको सहायता प्रदान करना। इसके अलावा गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए परामर्श देना। तो गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए परामर्श कौन देंगे? अभिभावक ही देंगे ना, कि किस तरीके से बच्चे को किस विषय में कहाँ प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से और समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा विद्यालय वार्षिक उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी कि जो विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल फंक्शन होता है। दोस्तों, एनुअल फंक्शन में क्या होता है, हर क्लास में कुछ बच्चे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई नाटक में प्रतिभाग करेगा, कोई डांस करेगा, कोई गाना गाएगा। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे बच्चे ने मान लीजिए डांसिंग प्रतियोगिता या डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, वार्षिक उत्सव में, एनुअल फंक्शन में, वह डांस करने स्टेज पर आएगा। जब वो स्टेज पर आता है और वह देखता है कि उसके माता-पिता यानी कि उसके पेरेंट्स भी बैठ कर के उसके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वह और एक्साइटेड होता है, उसको और खुशी मिलती है, और वह उस सोचता है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके से वार्षिक उत्सव में अगर सक्रिय रूप से पेरेंट्स भाग लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अभिभावक भी ये देखते हैं कि उनके बच्चे के अंदर क्या-क्या टैलेंट है, और उनके टीचर्स ने उन बच्चों को क्या-क्या सिखाया है। तो इस तरीके से जो अभिभावक हैं, उनका भी अ, जितने भी विद्यालय में प्रोग्राम होते हैं, सभी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि अपने बच्चों की प्रगति को ज़रूर देखना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुदाय से धन तथा अन्य साधनों को एकत्र करना। तो दोस्तों, विद्यालय में जो भौतिक संसाधनों की कमी है, जैसे कि स्कूल में फैन नहीं है, या स्कूल में कोई और कमी है, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, इनको समुदाय के माध्यम से या जो आस-पास के लोग हैं उनके माध्यम से अगर स्कूलों में इसकी सुविधा कर दी जाए, तो इससे जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं उन सभी बच्चों को लाभ होगा, उन सभी बच्चों को सुविधा मिलेगी। तो यह भी जो पेरेंट्स देने में सक्षम है या अनुदान देने में सक्षम है स्कूल को, उन्हें बिल्कुल देना चाहिए। इसके बाद देखिए, अभिभावक दिवस मनाने में विद्यालय से सहयोग प्राप्त करना। दोस्तों, एक दिन अभिभावक दिवस के लिए भी रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि बच्चे अपने अभिभावकों के विषय में क्या सोचते हैं, वो अपने अभिभावकों के विषय में क्या कहते हैं, इसके लिए रखा जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं, बच्चे अपनी विचारधारा अपने माता-पिता के विषय में रखते हैं, वो क्या सोचते हैं,
उनके माता-पिता उनके विषय में क्या सोचते हैं, माता-पिता भी आकर के मंच पर बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर ये स्कूल में रेगुलर मनाया जाए या फिर हर साल मनाया जाए। इसके बाद देखिए बालकों का विद्यालय में नामांकन बढ़े, उसके लिए भी अभिभावकों से सलाह लिया जाता है कि हम अपने विद्यालय में ऐसा क्या करें कि हमारे स्कूल में और अधिक बच्चे आएँ। तो अभिभावक सलाह देते हैं कि आपके विद्यालय में अगर ये सुविधाएँ आप कर देंगे, तो और भी स्कूलों के बच्चे आप ही के स्कूल में एडमिशन करवाएँगे। तो ये सब बातें हुई अभिभावक शिक्षक संघ की और उम्मीद करती हूँ मैं कि ये आपको समझ में आया होगा। पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है जो आप लोगों को पता नहीं है। आप सभी लोग स्कूल में पढ़ कर के आए हो, कॉलेज में पढ़ कर के आए हो, फिर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको ऑलरेडी ये सभी चीज़ें पता हैं। अब देखिए इसके बाद मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ बनाने की क्या ज़रूरत हो गई? जब अभी अभिभावक शिक्षक संघ यहाँ पर हमने देखा, तो अगर इसकी आवश्यकता ना हुई होती तो ये बना किस लिए होता? ज़रूर इसकी आवश्यकता हुई होगी तभी तो मदर टीचर एसोसिएशन बनाया गया। तो चलिए हम देखते हैं मदर टीचर एसोसिएशन बनाने का उद्देश्य क्या था। मातृ शिक्षक संघ की अवधारणा का प्रारंभ बालिकाओं के सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा शैक्षिक व सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। तो आपको समझ में आया होगा कि मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? ताकि जो बालिकाओं की शिक्षा है, बालिकाओं का सामाजिक और शैक्षिक उत्थान है, उसको बढ़ावा मिले। गाँव में अभी भी ऐसी परंपरा है कि लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को कम पढ़ाएँगे तो भी चलेगा, उससे तो दूसरे के घर जाना है, ऐसी चीज़ें। लेकिन ये बात सबको पता है कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वह 2-2 परिवारों को शिक्षित करने की क्षमता रखती है। तो एक लड़की का शिक्षित होना लड़के से भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वह 2-2 परिवारों को देखती है। तो अगर वो शिक्षित है तो वो 2-2 परिवारों को शिक्षित करती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर चाहे लड़की हो, लड़का हो, कहीं भेदभाव ना हो। इसीलिए लड़कियों के लिए स्पेशली मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई बालिकाओं के लिए, जो बालिकाओं की शिक्षा है, बालिकाओं की सामाजिक स्थिति है, उसे और बेहतर बनाया जाए। बालिकाओं को भी शिक्षित करने के लिए पेरेंट्स प्रेरित हों, गाँव में भी सभी अपनी लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही पढ़ाएँ और उनका सामाजिक उत्थान हो। इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो मातृ शिक्षक संघ है, इसने जो सामाजिक स्थिति है लड़कियों की उसको सुधारने में काफ़ी हद तक मदद की है और जितने भी सामाजिक और शैक्षिक लाभ हैं, ये सभी महिलाओं तक पहुँचाने के लिए भी मातृ शिक्षक संघ की स्थापना हुई है। जो सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, उनका लाभ इन्हें मिले। जैसे कि कन्या सुमंगला योजना इस समय चलाई जा रही है। तो जितनी भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जब इसके बारे में लड़कियों को, बालिकाओं को जागरूक किया जाएगा, तभी तो वह इसके बारे में जानेंगी। तो इसलिए मातृ शिक्षक संघ या मदर टीचर एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब ये मातृ शिक्षक संघ क्या-क्या करता है या इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं पहले हम देखेंगे, फिर इसके कार्य भी हम देखेंगे। देखिए, इस संघ के माध्यम से महिलाओं या माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ताकि वे अपने पाल्यों को या अपने बच्चों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। तो दोस्तों ये जो मातृ शिक्षक संघ है, ये बालिकाओं को तो जागरूक करती ही है और महिलाओं को भी बच्चों के माता-पिता को भी जागरूक करती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उनके मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको वो दूर कर लें। जब औरतें पढ़ी-लिखी रहेंगी तो इससे क्या होगा? इससे सोचने-समझने की क्षमता तो बढ़ी जाएगी और वे अपने बच्चों को भी और पढ़ाने की कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मातृ शिक्षक संघ का यह एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखिए महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग एवं दायित्वों का भली-भाँति पालन कर सकें। चूँकि आपको भी पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारे भारत देश का संविधान, इसमें महिलाओं और पुरुषों को बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया गया है, एकदम दोनों इक्वल हैं। तो लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, गाँव में अब आपको भी पता है बहुत जगहों पर भेदभाव होता है। तो कहीं न कहीं ये जो मातृ शिक्षक संघ होता है, यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति क्या करता है, जागरूक करता है। ठीक है? अब इसके बाद देखिए तीसरा है पुरुषों के समान महिलाओं को भी संघ बनाने का अधिकार देने के उद्देश्य से। जिस प्रकार से पुरुष अपना संघ बना लेते हैं, बहुत सारे संघ बनाते हैं, वैसे महिलाएं भी अपना संघ बनाएं, इसके उद्देश्य से भी इसकी स्थापना की गई है मातृ शिक्षक संघ की। इसके बाद देखिए बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके। तो बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से
तभी हम जोड़ पाएंगे जब हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, जब हम उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनको उनका एडमिशन स्कूल में करवाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगी, तभी वह देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगी। अब इसके बाद देखिए मातृ शिक्षक संघ के कार्य क्या क्या हैं। तो मातृ शिक्षक संघ की बैठक हर महीने आयोजित की जाती है, यानी कि प्रति मास आयोजित की जाती है, तथा इसके लिए दोपहर के बाद का समय रखा जाता है, यानी कि इंटरवल के बाद का जो समय होता है उसमें हम मातृ शिक्षक संघ की बैठक करते हैं हर महीने। दोस्तों इसके बाद देखिए बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विचार करना तथा उसका उचित समाधान करना। जैसे कि अगर कोई बच्ची स्कूल नहीं आ रही है तो उसका क्या रीजन है कि वो स्कूल में पढ़ने नहीं आ रही है? क्या उसके छोटे भाई बहन हैं जिनकी देखभाल वो करती है, और उसके छोटे भाई बहनों की देखभाल वो क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसके माता पिता खेतों में चले जाते हैं काम करने, तो घर कोई देखने वाला नहीं होता है, घर पर कोई नहीं होता है, और वह घर भी देखती है, उनको उन छोटे बच्चों को यानी अपने भाई बहनों को वह खाना भी खिलाती है और दिन भर उनकी देखभाल करती है। तो जब ऐसी सिचुएशन देखी गई कि लड़कियां इसलिए नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि वे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रही हैं, इसलिए वह स्कूल में नहीं आ पाती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ही आंगनबाड़ी की स्थापना की गई कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, या ये कहें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी में भेजा जाए ताकि जो उनके भाई बहन है वो भी क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। ठीक है? तो दोस्तों ये जो मातृ शिक्षक संघ है, इसका मुख्य रूप से ये कार्य है कि जो भी लड़कियां स्कूल में नहीं आ रही हैं, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की हैं, क्या रीजन है वो स्कूल में नहीं आ रही है? अगर इस तरीके का रीजन है तो निश्चित रूप से इस पर मातृ शिक्षक संघ को ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके से वह आसानी से उन बच्चों को, छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में भेज करके उस बालिका का नामांकन स्कूल में करा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद देखिए NPEGEL या NPEGL, ये जो योजना है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यह मुख्य रूप से लड़कियों की, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनाया गया। और यह क्यों बनाया गया दोस्तों? ये जो NPEGL बनाया गया, यह नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इसमें लड़कियों को तरह तरीके के स्किल सिखाए गए, सिलाई, कढ़ाई, इस तरीके की चीजें सिखाई गई कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। जब वह आत्मनिर्भर बन पाएंगी, अब वह 4 पैसे कमाने लगेंगी, तो वह अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने लगेंगी, और बहुत सारी चीजें वो अपने बच्चों के लिए भी कर पाएंगी आगे चल करके। तो जो NPEGL प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये लड़कियों और बालिकाओं के लिए ही चलाया गया कि ताकि वह भी समाज में या समाज की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, अपना योगदान दे पाए। तो दोस्तों इसके बाद देखिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बालिका शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व से अवगत कराना, यह भी किसका कार्य है? ये पॉइंट नंबर 4 मातृ शिक्षक संघ का, कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जाने, यानी कि अगर एक गांव में स्कूल है और उस स्कूल के लिए जो मातृ शिक्षक संघ बनाया गया है, वह यह सभी व्यक्तियों को समझाने में सफल रहे कि लड़कियों की शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है, और प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वह 2-2 घरों को शिक्षित करती है। तो इस तरीके से मातृ शिक्षक संघ भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लड़कियों की शिक्षा में और लड़कियों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में। अब इसके बाद स्कूल में एक महिला प्रेरक दल होता है। नाम से ही पता है, प्रेरक दल यानी कि प्रेरणा देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो महिला प्रेरक दल वुमेन मोटिवेशनल टीम होती है। यह क्या कार्य करती है? देखिए, महिला प्रेरक दल शिक्षित, योग्य एवं प्रभावशाली महिलाओं का समूह होता है जो अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करता है एवं अन्य व्यक्तियों को सहयोग के लिए प्रेरित करता है। तो इनका काम ही होता है दूसरों को प्रेरित करना। महिला प्रेरक दल के माध्यम से स्त्री पुरुष के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो जो महिला प्रेरक दल है, ये आप बिल्कुल मातृ शिक्षक संघ की तरह ही समझ सकते हैं कि जो महिला प्रेरक दल होता है, यह कुछ शिक्षित और योग्य और प्रतिभाशाली महिलाओं का समूह होता है जो गांव में लोगों को जागरूक करती हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और जो लड़की लड़कों के बीच भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा के प्रति यह महिला प्रेरक दल बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब महिलाएं आगे आकर के लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगी, शिक्षा के बारे में जागरूक करेंगी, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में जागरूक करेंगी, तो इस तरीके से जो भेदभाव है वह समाज में निश्चित रूप से समाप्त होगा।
तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने विद्यालय प्रबंध समिति को पढ़ा, इसके अलावा आप लोगों ने अभिभावक शिक्षक संघ पढ़ा, मातृ शिक्षक संघ पढ़ा और अब क्या आप पढ़ रहे हो, महिला प्रेरक दल। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारी की सारी टॉपिक खत्म कर लिए। अब दोस्तों आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसके बाद सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप यानी कि टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आप प्ले स्टोर में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं ऐप का लिंक दे दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पर बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों। वीडियो के आने से पहले ही जब आप वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे तो आप ही के क्लास के प्रशिक्षु आप ही के क्लास के साथी आ करके आपके साथ पढ़ेंगे। और जब साथ आप लोग पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोग एक साथ पढ़ाई करें। एक साथ जब आप लोग पढ़ते हो तो आप सभी का मन भी करता है पढ़ने का। जब आपके क्लास के भी 4 लोग आपके साथ पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है उस क्लास को पढ़ने में। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। और दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी 4th सेमेस्टर की सभी वीडियोस मिल जाएंगी जितना अब तक हमने पढ़ाया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हों और रेगुलर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।